दिल्ली को आज फिर तय कोटे से कम ऑक्सीजन सप्लाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें सख्त रवैया अपनाने को मजबूर ना करें। दिल्ली में कई दिनों से चल रही है ऑक्सीजन की किल्लत। कोरोना की दूसरी लहर के संकट के बीच केंद्र और कई राज्य सरकारों में तकरार। प्रधानमंत्री मोदी ने कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को किया फोन। झारखंड के मुख्यमंत्री ने कसा तंज। दिल्ली के कई इलाकों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव जारी। वैक्सीनेशन सेंटर पर दिख रही लोगों की भीड़, युवाओं में खासा उत्साह। और रेलवे पर बढ़ते कोरोना संक्रमण का दिखा असर। वंदे भारत समेत 5 ट्रेनें अगले आदेश तक रद्द। जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशन तक आने वाली 5 ट्रेनें रद्द। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। देश की मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि प्रणाली विफल नहीं हुई है क्योंकि भारत के पास कई ताकत और संसाधन है। सोनिया गांधी ने वर्चुअल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा कि मोदी सरकार उन संसाधनों को रचनात्मक रूप से प्रसारित करने में विफल रही है। 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में आए चुनावों के परिणामों पर सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति चुनाव परिणाम का विश्लेषण करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। कोरोना की ताजा स्थिति पर सोनिया गांधी ने पार्टी लोकसभा सांसदों से बातचीत की। बता दें कि इससे पहले भी विपक्ष द्वारा कोरोना की स्थिति को लेकर कई बैठक आयोजित की जा चुकी हैं। पार्टी की तरफ से कई बार भारत सरकार पर कोरोना की स्थिति नियंत्रित न कर पाने का भी आरोप लगाया जा चुका है। पार्टी नेता राहुल गांधी की तरफ से भी कहा गया, सोशल मीडिया पर कई बार कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत का साथ देने वैश्विक समुदाय आया है। मेडिकल सप्लाई की कमी के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, इटली समेत कई देशों ने भारत तक मदद पहुंचाई है। और अब तक दुनिया के कम से कम 14 देशों ने एयरक्राफ्ट और जहाजों के जरिए सामान भेजना शुरू कर दिया है। वहीं भारत में भी इन सप्लाई को सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है। रिपोर्ट्स बताती है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताई गई जरूरत के अनुसार सप्लाई भेजी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से लेकर रूस, इटली से लेकर थाईलैंड, जर्मनी से आयरलैंड और फ्रांस जैसे देश ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगातार भेज रहे हैं। यहां पर कुछ ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कर रहे हैं, कुछ वेंटिलेटर्स भेज रहे हैं। साथ ही कुछ देशों ने रैपिड टेस्टिंग और अन्य जरूरी दवाएं भी भेजनी शुरू कर दी हैं। इतना ही नहीं, इटली और फ्रांस के मामले में तो दूतावास के अधिकारी और टेक्निकल टीम मौके पर मौजूद रहकर ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने में स्थानीय अस्पताल की मदद कर रही है। अमेरिका से आए पल्स ऑक्सीमीटर सफदरजंग अस्पताल भेजे गए। In respect of providing ventilators, oxygen cylinders, BiPAP machines, oxygen concentrators, pulse oximeters, PPE kits, N95 masks, and drugs, antiviral drugs, and other drugs from all over the world with their great generosity, and that too in a short span of time. The countries from where we have received these aids are Germany, France, United Kingdom, United States of America, Ireland, Abu Dhabi, Kuwait, Russia and तो कोरोना टीकाकरण में किसी तरह की रुकावट ना आए, इसके लिए यूपी सरकार 4 करोड़ डोज वैक्सीन खरीदेगी। इसके लिए ग्लोबल ई टेंडर भी जारी किया गया है, जो कि 7 मई से डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके अलावा वैक्सीन निर्माताओं को 20 करोड़ रुपए एडवांस दिया गया है, जिससे 1 करोड़ डोज वैक्सीन अगले सप्ताह तक प्रदेश में उपलब्ध हो जाएगी। दरअसल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच बड़ी संख्या में लोग जिलों में टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। और वहीं यूपी में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण लगातार किया जा रहा है। इस अभियान में वैक्सीन की कमी ना हो, इसलिए अतिरिक्त डोज की व्यवस्था सरकार लगातार कर रही है।
यूपी सरकार 4 करोड़ डोज वैक्सीन खरीदेगी, ये बड़ी जानकारी यहां पर मिल पा रही है। दवा कंपनी को इसके लिए 20 करोड़ रुपए एडवांस में दिए भी जा चुके हैं। तो आपको यहां पर जानकारी दे दें, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच बड़ी संख्या में लोग जिलों में टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीन लगा रहे हैं। और अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण जो है वो शुरू भी हो चुका है और इसमें 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी की तरफ से एक तरफ फ्रंट लाइन में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर पैरामेडिकल स्टाफ को मानदेय पर नियुक्त किया जा रहा है। सरकार की ओर से कोविड ड्यूटी कर रहे चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को मूल वेतन पर 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इन दोनों प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोविड अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को चाहे वह नियमित रूप से नियुक्त हो या फिर आउटसोर्सिंग के आधार पर उन्हें वर्तमान में दिए जा रहे मूल वेतन या फिर मानदेय पर 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। कोविड अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार एमबीबीएस इंटर्न और एमएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं, बीएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं, एमबीबीएस अंतिम वर्ष और जीएनएम छात्र छात्राओं को भी दैनिक मानदेय पर तैनात किया जाएगा। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कोविड वैक्सीन बिल्कुल सुरक्षित है ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के कई इलाकों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। राजधानी में 1 मई को सांकेतिक रूप से 18+ वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि पहले रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिले अपॉइंटमेंट पर वैक्सीनेशन सेंटर जाएं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार 300 स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें जैसे जैसे और वैक्सीन मिलेगी हम इसे बढ़ाते जाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इंतजार कर रहा था कि 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो। आज वो दिन आ गया है, वैक्सीन लगवाने आया हूं और मैं बहुत उत्साहित हूं। मेरा नाम तरुण तंवर है। आज मेरी फर्स्ट डोज थी बीएल कपूर हॉस्पिटल में। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद कोविशील्ड की फर्स्ट डोज मुझे आज लग गई है। अब सेकंड डोज के लिए 6 वीक्स के बाद बुलाया है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्रिकॉशन देने के लिए बोला डॉक्टर्स ने या कोई इमरजेंसी? प्रिकॉशन सर यही है कि मास्क अभी पहनना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोविशील्ड लग गई तो आप वैक्सीन के बाद आप इम्यून हो गए हो। दे आर सेइंग कि आप प्रॉपर जो प्रिकॉशन ले रहे थे, हैंड सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो एंड मास्क डबल वेयर करो, बिकॉज जो सेकंड वेरिएंट निकला है ये काफ़ी इन्फेक्टिव है। 15 टाइम्स ज़्यादा इसकी स्पीड है इन्फेक्ट करने की पीपल्स को। स्टिल दे आर सेइंग आप घर पे रहें, सेफ रहें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले और मास्क पहन के निकले। अगली डोज कब लगने वाली है आपको? सर मुझे 6 वीक्स के बाद का है। टाइमिंग जो है वो 4 वीक से 8 वीक के बीच कभी भी हो सकती है, बट फॉर बेस्ट इम्यूनिटी दे आर सेइंग कि 6 वीक्स के बाद लगा पड़ेगा कोविशील्ड की सेकंड डोज। इन केस ऑफ कोवैक्सीन दे आर सेइंग 4 वीक्स, बट कोविशील्ड के लिए 6 वीक्स कह रहे हैं सर। वैक्सीन लगवाने के बाद आपके अंदर कोई चेंजेस वगैरह मतलब किसी तरह? नहीं सर, कुछ भी नहीं, फिट एंड फाइन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और कोरोना महामारी से बचने के लिए कुछ सुझाव दिए।
राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से देश में सभी को तेजी से वैक्सीन देने का सुझाव दिया। पत्र में राहुल गांधी ने आशंका जताई कि देश में कोरोना वायरस का डबल और ट्रिपल म्यूटेंट अभी सिर्फ शुरुआत भर है। और राहुल गांधी ने कहा कि भारत की परिस्थितियों की वजह से वायरस ने खुद को ज्यादा खतरनाक बना लिया है। अपने सुझावों में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को वायरस को वैज्ञानिक तरीके से ट्रैक करने, वायरस के खिलाफ सभी वैक्सीन की क्षमता का जायजा लेने, देश के सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन देने और वायरस के बारे में सारी जानकारी को पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि वायरस के अनियंत्रित संक्रमण का असर न सिर्फ देश पर होगा बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश में लॉकडाउन जरूरी हो गया है। और इसी बीच इस बार आ रही बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दें। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन संकट के बीच बड़ी रेट की जानकारी मिल पा रही है। 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए हैं। तो यह बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को यहां पर जानकारी दे दे, खान मार्केट में रेट के बाद यह बरामदगी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार वैक्सीन को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। वैक्सीन को लेकर भी कालाबाजारी लगातार सामने आ रही है। कल 410 ऑक्सीजन बरामद हुई। आपको बता दें, खान मार्केट का यह पूरा मामला है जहां पर रेड हुई है और रेड के बाद इसको बरामद किया गया है। लगातार प्रशासन भी इसको लेकर जागरूक हो रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच में बड़ी रेड सामने आई है। ऑक्सीजन का संकट पहले से ही वहां पर लगातार बना हुआ है। ऑक्सीजन की वजह से लगातार मरीजों की मौत होती जा रही है। जो परिजन हैं वो अस्पतालों के बाहर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और ना ही रेमडेसिविर की कालाबाजारी थमने का नाम ले रही है। वैक्सीन की लगातार किल्लत देश की राजधानी में देखने को मिल रही है। ना तो वैक्सीन मिल पा रही है, ना ही इंजेक्शन मिल पा रहे हैं और ऑक्सीजन की वजह से लगातार लोगों की मौत होती चली जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को चाहिए थी उतनी दे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की मौत होती जा रही है। बिल्कुल, तो राजधानी दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसका सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की जान बचाने के लिए लगातार डॉक्टर्स अस्पताल जहां पर लगे हुए हैं। और इस बीच में ये ऐसी बड़ी खबर जानकारी मिल पा रही है कि खान मार्केट में रेड के बाद बरामदगी की गई है। टाउन हॉल रेस्टोरेंट में पुलिस ने यह छापा मारा है। यह बड़ी जानकारी मिल पा रही है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती मरीजों के जो स्वजन है वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल पा रही है, खान मार्केट में छापेमारी की गई है। रेड के बाद यह बरामदगी की जानकारी मिल पा रही है। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन संकट के बीच में बड़ी रेड पड़ी है। 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे
01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है, लेकिन इसी संकट के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की तारीफ की है और ऑक्सीजन सप्लाई से निपटने के तरीके को अच्छा बता दिया है। इस पर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की प्रतिक्रिया सुनाते हैं आपको। आज जो भी महाराष्ट्र में काम हो रहा है, मुंबई पैटर्न की चर्चा हो रही है, लेकिन एक ही पैटर्न पूरे महाराष्ट्र में है। जो जंबो सेंटर हमने मुंबई में निर्माण किए, उसी तरह का पूना हो, थाना हो, नई मुंबई हो, जंबो सेंटर बनाए गए। यहाँ तक छोटे शहर गोंदिया जैसे शहर में भी हमने उसी पैटर्न पे जंबो सेंटर बनाए हैं। हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत ये 1500 मैट्रिक टन की है, जिसमें 1200 मैट्रिक टन हमारे राज्य में हम खुद उत्पादन करते हैं। भिलाई से और बेल्लारी से हमें ऑक्सीजन आता था। कर्नाटक में केसेस बढ़ने के कारण कहीं उन्होंने रुकाया है उसको। फिर भी हमने निर्णय लिया है कि तात्काल रूप से 300 केल उत्पादन हम बड़े प्लांट में कर सकते हैं, जिसको मान्यता दी गई है। 15 दिन में वो उत्पादन बढ़ेगी। इसके साथ ये भी निर्णय लिया गया कि हर जिले में जो जिला रुग्णालय है, वहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट बड़े लगाए जाएं। कुछ जिलों में लग गए, ऑपरेट होना शुरू हो गया। जो जिला उप रुग्णालय है, वहाँ पे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगे जाए और हर जिले में कम से कम 1000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हमारे पास रहे, इस तरह के आदेश दिए गए। ये सारी खरीदारी करने के लिए जिला अधिकारी को अधिकार दिया गया। सारे अधिकार आयुक्तों को दिए गए और राज्य में मुख्य सचिव के अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है, ताकि जो भी जरूरत होगी तीसरी लहर से निपटने के लिए सारी तैयारी की जाए। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत अभी खत्म नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक बार फिर इस मामले में कड़ा रुख अपनाया। दरअसल दिल्ली को आपको बता दें कि 700 मीट्रिक टन से कम ही ऑक्सीजन मिली है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को फिर से फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें सख्त फैसला लेने पर मजबूर ना करें। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बीते दिन आपने हलफनामा दिया था कि 700 एमटी ऑक्सीजन सप्लाई किया गया। हम साफ कर देना चाहते हैं कि दिल्ली को हर रोज 700 एमटी ऑक्सीजन मिलना चाहिए, सिर्फ एक दिन के लिए ही नहीं। हम सख्त फैसला लेने पर मजबूर ना करें हमें, जस्टिस शाह ने यह भी कहा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने कल ही कहा था कि दिल्ली को अगले आदेश तक हर रोज 700 एमटी ऑक्सीजन की सप्लाई मिलनी चाहिए। जब कमेटी की रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम देखेंगे। दरअसल शुक्रवार सुबह कर्नाटक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और इसी दौरान दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने अदालत में दिल्ली का मामला उठा दिया। उन्होंने कहा कि देर रात तक दिल्ली को 527 एमटी ऑक्सीजन मिली। और वे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए ऑन द स्पॉट पंजीकरण करके कोरोना टीकाकरण की सुविधा को स्वास्थ्य विभाग ने बंद कर दिया है। सोमवार से 45 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों की वैक्सीन की जो पहली डोज है ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही उनको दी जाएगी। वॉक इन माध्यम से ऑन द स्पॉट पंजीकरण की व्यवस्था को सोमवार से बंद कर दिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि टीके की दूसरी डोज का कार्य पहले की तरह चलेगा। और आपको ये भी बता दें कि अभी तक 45 साल से ऊपर के नागरिकों को टीकाकरण केंद्र पर जाकर सीधे पंजीकरण कराने और टीका लगवाने की सुविधा दी गई थी। गत 1 मई से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए टीकाकरण में पंजीकरण के बाद टाइम स्लॉट दिया जा रहा है। इसके अलावा टीके की दूसरी डोज का जो काम है पहले की तरह जारी रहेगा। वैक्सीन लगाने का कार्य निरंतर चल रहा है, 45 वर्ष से ऊपर वालों को भी और 45 वर्ष से नीचे वालों को भी। लेकिन वैक्सीन लगवाने के पश्चात भी आप सावधान सतर्क रहें और अगर आपको वैक्सीन अभी नहीं लगी है तब तो आपको सावधानी बरतना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अपने हाथ को साबुन पानी से धोते रहिए, अपने मुंह और नाक को ढककर रखिए मास्क, रुमाल, गमछे, दुपट्टे से, और लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखिए।
अगर आप मास्क लगाकर नहीं बाहर निकलते हैं या अपने मुंह और नाक को नहीं ढकते हैं तो आपको पहली बार में 1,000 रुपया और बाद में हर बार 10,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर अगर आप थूकते हैं तो भी आपको हर बार 500 रुपये का जुर्माना हो सकता है। आप जानते हैं कि जो मुंह और नाक से निकलने वाली ड्रॉपलेट्स हैं, इनसे ही विषाणु का, कोरोना के जो विषाणु है उनका। दुनिया भर में कोरोना से तबाही मची हुई है। भारत ने कोरोना संक्रमण के मामले में सभी देशों को पीछे छोड़ दिया है। अब कोरोना से होने वाली मौत के मामले में भारत ने सभी देश के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। अब तक अमेरिका और ब्राजील में कोरोना के कारण हुई मौतों का आंकड़ा ज्यादा था, लेकिन पिछले 10 दिनों में भारत में कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। पिछले 10 दिनों में भारत में कोविड-19 के कारण 36,110 लोगों की जानें चली गई हैं। पिछले 10 दिनों से रोजाना 3,000 के आसपास कोरोना से मौतें हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि देश में प्रति घंटे 150 लोगों की मौत कोविड-19 के कारण हो रही है। WHO के मुताबिक 10 दिनों में इससे पहले सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई थी। 10 दिनों की अवधि में अमेरिका में सबसे ज्यादा 34,798 मौतें रिकॉर्ड की गई थी, जबकि ब्राजील इस मामले में दूसरे नंबर पर था। ब्राजील में 10 दिनों की अवधि में अधिकतम मौतें 32,692 रिकॉर्ड की गई थी। और आपको ये भी बता दें कि 10 दिनों की अवधि में मैक्सिको में 13,897 मौतें रिकॉर्ड की गई थी, जबकि ब्रिटेन में ये आंकड़ा 13,266 था। आपको बता दें कि लगातार दूसरे दिन भारत में कोविड-19 से संक्रमण का आंकड़ा 4 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है। कोरोना वायरस देश में हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। गुरुवार को भारत में रिकॉर्ड नए मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो 4,14,433 नए मामले सामने आए हैं। तेजी से बढ़ते मामलों पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने चिंता व्यक्त की है। आप भी सुनिए। 4 लाख, 4,20,000, 21,000। अब इन आंकड़ों से डरने की जरूरत नहीं है। आंकड़े हैं और हमारी लैक ऑफ इमेजिनेशन भी कहीं ना कहीं वजह रही है। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि हथियार नहीं डाल देना, लड़ना है, लेकिन लड़ने के तौर तरीके ईजाद करने होंगे। अभी तक सिंबॉलिज्म में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जो हम भयावह तस्वीरें देख रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की हो, रेमडेसिविर की हो, वो हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि दर दर इंसान भटकेगा। जो चीजें अस्पताल के सिस्टम में नेचुरली बिल्ड इन होनी चाहिए थी, उसके लिए एक इंसान सड़कों पे मारा फिर रहा। मैं समझ रहा हूं कि अभी भी हमारे पास वक्त है, वॉर फुटिंग पे इंटरवीन किया जाए और जैसे लॉकडाउन करते हैं तो उसको एक सेलिब्रेटरी मोड में ना ले जाया जाए। उसके बरक्स, उसके विज़िबी हमें तुरंत फौरी तौर पर अपना दायरा इंस्टीट्यूशनल केयर का बढ़ाने की जरूरत है। हर उस स्पेस को लेने की जरूरत है जहां हम लोगों के लिए बेड्स, ऑक्सीजन मुहैया करवाएं। जरूरी था माननीय प्रधानमंत्री जी को इस तरह की चीजें अब लगातार इस तरह के संवाद में रहने की जरूरत है। वैक्सीन को लेकर के मैं अगर दिल्ली में भी देखूं तो हालात चिंताजनक है। आपके पास जिस एज ग्रुप में अब हम गए हैं 45 से नीचे, 18 to 45, उसके लिए क्या हमारे पास पर्याप्त वैक्सीन है? अलग अलग राज्यों से खबरें चिंताजनक है। मैं आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, जहां से संभव हो, हमने पहले वैक्सीन मैत्री और डिप्लोमेसी में जो कुछ किया, लेकिन अभी प्रोक्योर करने की जरूरत है। हर स्टेट को जो उनका टारगेट के उसके हिसाब से उन्हें कमी ना हो। जिन्हें सेकेंड डोज की जरूरत है उन्हें भी भटकना ना पड़े। ये सारा कुछ संभव है। वैक्सीनेशन को लेकर के इस मुल्क में एक ऐसी परंपरा रही है कि हमने कई महामारियों को दूर किया है, कई चीजों में दुनिया में हमारा नाम लिया जाता है। तो हमें इस प्रकार की बेबसी की तस्वीरें हमारे पास नहीं होनी चाहिए। ये मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा। झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो संदर्भ कहा, उसको संदर्भ में देखा जाए। कई लोग उसको संदर्भ से अलग हटा करके ये लड़ाई कोरोना संक्रमण के खिलाफ कहां लड़ी जा रही है? राज्यों में लड़ी जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्रियों की चिंता समझिए, चाहे वो बीजेपी के हों या नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज के हों, वो परेशान है। वहां व्यवस्थाएं कम हैं और आकार जो इसका डायमेंशन है इस संक्रमण का वो बहुत बड़ा है। तो उस संदर्भ में आपको राज्यों की सुननी होगी। सहकारी संघवाद यही कहता है, छोटी छोटी चीजें प्रधानमंत्री जी आप कर सकते हैं। जैसे मसलन मैं कहूं, एमपी लैड आपने
खबरें लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमित मरीज ठीक होने के बाद एक नई बीमारी का तेजी से शिकार होते जा रहे हैं, जिसके चलते समय पर इलाज ना होने पर मरीजों की आंख निकालनी पड़ रही है या फिर उनकी मौत हो रही है। इस बीमारी का नाम मिसोरमाइकोसिस है। सूरत में 15 दिन के भीतर ऐसे 40 से ज्यादा केस सामने आए, जिसमें 8 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी। डॉक्टरों की अगर माने तो मिसोरमाइकोसिस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो कि नाक और आंख से होता हुआ ब्रेन तक पहुंच जाता है और मरीज की मौत हो जाती है। वैसे तो कोरोना के पहले फेज में इस बीमारी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में इसमें जितने भी केस हैं वो लगातार ज्यादा से ज्यादा सामने आ रहे हैं। कोरोना से संक्रमित होने के बाद मरीज आंख दर्द, सिर दर्द को इग्नोर करता है। ये लापरवाही मरीज को भारी पड़ती है। वहीं एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कोरोना वायरस के अलग अलग म्यूटेशन का प्रभाव अब देखने को मिल रहा है। यूके और डबल वेरिएंट की वजह से मरीजों की मृत्यु में इजाफा हुआ है। इसके जरिए संक्रमण की गंभीरता का पता चलता है। लेकिन राहत की बात यह है कि नए वेरिएंट पर वैक्सीन असरदार है। ऐसे में जरूरी है कि न सिर्फ भारत बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तैयार वैक्सीन के पेटेंट पर एकाधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसा करने से हम काफी अधिक मात्रा में वैक्सीन का उत्पादन कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संक्रमण के खतरे से बाहर ला सकते हैं। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि इस वक्त में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की आवश्यकता है। देश में संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में हमें भी ज्यादा तैयार रहने की जरूरत है, इसीलिए लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। वहीं सरकारों को स्वास्थ्य सेवाओं को विस्तार जल्द से जल्द देना होगा। तो कोरोना का खतरा फिलहाल खत्म होता दिख नहीं रहा है। वायरस के नए नए वेरिएंट्स की वजह से अब इसकी तीसरी लहर की बात सामने आने लगी है। इस पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का क्या कुछ कहना रहा, सुनाते हैं आपको। फेडरल स्ट्रक्चर बनाया है भारत के संविधान का। केंद्र के अपने अधिकार है, प्रदेश के अपने अधिकार है। दोनों का अतिक्रमण एक दूसरे पे न हो, इसका पूरा ख्याल रखा है। तो लगता है मोदी सरकार संविधान की अवमानना में जुट गई। तभी तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे मुख्यमंत्रियों में से एक हेमंत सोरेन, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो बात कही है वो फेडरल स्ट्रक्चर को भारत के, ऐसा लगता है मोदी जी तोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने जब उनसे कोरोना के बारे में
अपनी समस्याओं के बारे में बात की तो वो मन की बात करते रहे। उन्होंने मेरी नहीं सुनी, झारखंड की नहीं सुनी, वो अपने मन की बात करते हैं। अरे मन की बात वो आदमी कर रहा है जिसने इस देश को बर्बादी और तबाही के कगार पर आर्थिक मुकाम पर भी और आज कोरोना के मुकाम पर भी पहुंचा दिया है। प्रधानमंत्री जी, संविधान से ऊपर आप नहीं। आपको अगर मुख्यमंत्री ने कुछ कहा था तो उनकी सलाह माननी चाहिए थी, उनकी मदद करनी चाहिए थी। केंद्र सरकार में आप प्रधानमंत्री के रूप में सिर्फ उसके कानून के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक है, तानाशाह नहीं है आप। मुख्यमंत्रियों की बात आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि संविधान का पालन। क्या हम आभारी कि उसने 4000 मौत जो प्रतिदिन हो रही दुनिया की 25%, 4 लाख जो रोज संक्रमित हो रहे हैं, उससे ज्यादा दुनिया की आधी संख्या है। शर्मनाक है भारत जैसे विकसित देश के लिए। कहां से कहां पहुंचा दिया मोदी जी आपने। सुप्रीम कोर्ट की चिंता स्वाभाविक है कि तीसरी लहर की आहट सुनाई पड़ रही। कान बंद करके न बैठे मोदी सरकार और बफर स्टॉक बनाए ऑक्सीजन का। इस बार जितनी मौतें ऑक्सीजन से हुई हैं उसकी कमी से वो सबसे ज्यादा शर्मनाक रही है मौजूदा सरकार के लिए, क्योंकि अपनी ऑक्सीजन तो इन्होंने बेच दी और देश को जरूरत पड़ी तो हाथ खड़े कर दिए। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और स्वागत करता हूं सर्वोच्च न्यायालय के इस हिदायत का और उम्मीद करता हूं कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट से डांट खाने के बाद कुछ तो करेगी। ठीक कहा है श्री राहुल गांधी जी ने कि प्रधानमंत्री की गलत नीतियों के कारण, गलत प्राथमिकताओं के कारण उनके लिए बंगाल का चुनाव जीतना ज्यादा जरूरी था बनस्पत देश को कोरोना से बचाने का। और उन्होंने वही किया, पूरी ताकत बंगाल में झोंक दी, कोरोना को पैर फैलाने दिया और आज देश इस हालत में पहुंच गया है कि मजबूर होकर, हम नहीं चाहते पर मजबूर होके प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगाएंगे। भारी पड़ेगा गरीबों पर, भारी पड़ेगा मजदूरों पर, किसानों पर, छात्रों पर, मध्यम वर्ग के लोगों को, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। प्रधानमंत्री जी, गलतियां आप हैं, कीमत देश न भुगते, इसलिए आपसे विनम्र आग्रह है। तो कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण और यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने जम्मू और कटरा रेलवे स्टेशन तक आने वाली 5 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसमें 2 ट्रेनें जम्मू और 3 ट्रेनें कटरा के लिए साप्ताहिक और प्रतिदिन चलती थी। दरअसल कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण ट्रेन में यात्रियों की संख्या लगातार कम हो रही थी। ऐसे में रेलवे कई ट्रेनों को रद्द कर रहा है। इसमें जम्मू और कटरा के लिए चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे ने अब इन ट्रेन में सीट बुक कर चुके यात्रियों को SMS भेजना शुरू किया है। और आपको ये भी बता दें कि रेलवे की ओर से रद्द की गई ट्रेनों में से नई दिल्ली कटरा वंदे मातरम भारत को 9 अप्रैल से अगले आदेश तक रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कटरा ऋषिकेश हेमकुंड एक्सप्रेस, योगनगरी ऋषिकेश कटरा दिल्ली सराय रोहिल्ला जम्मू तवी दुरंतो 9 अप्रैल से अगले आदेश तक रद्द रहेगी। और वहीं नई दिल्ली कटरा 9 अप्रैल जबकि कटरा नई दिल्ली 10 अप्रैल से अगले आदेश तक रद्द रहेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया, उन्होंने सिर्फ अपने मन की बात की। और उन्होंने कहा कि बेहतर होता अगर वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। वहीं मुख्यमंत्री के इस ट्वीट का केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जवाब देते हुए क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। तरीके से प्रधानमंत्री के फोन करने पर और राज्य की जानकारी लेने पर टिप्पणी की है, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया है दुर्भाग्यपूर्ण है। एक प्रधानमंत्री जब राज्य की जानकारी
और कुशल क्षेम पूछते हैं और कैसे व्यवस्था की जा रही है, की जानी चाहिए, इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री लेते हैं। वैसे समय में मुख्यमंत्री का टिप्पणी इस तरीके से न केवल मुख्यमंत्री के पद को, मुख्यमंत्री के गरिमा को धूल धूसरित करता है, बल्कि उनका भी एक तरीके से इस बात का संकेत मिलता है कि वो किस तरीके से सोचते हैं। तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी इस समय के परिस्थिति में बिल्कुल इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस वैश्विक महामारी में हम राज्य की जनता को, देश की जनता को समग्र होकर के हम लड़ते हुए इस पर विजय प्राप्त करें, आगे बढ़े और कोरोना मुक्त राज्य और देश बनाए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद को संभालती ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता के फैसले को स्वीकार करें और हमें कोविड के प्रति काम करने दें। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री बंगाल आकर सांप्रदायिक दंगों को और आग दे रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने कहा है कि हम आपसे अब झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बुधवार को सुबह तकरीबन 11:15 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और शाम को 7 बजे तक केंद्र की ओर से एक पत्र मिल गया। उसमें लिखा था कि गुरुवार सुबह केंद्रीय टीम बंगाल पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि क्या कभी केंद्रीय टीम ऑक्सीजन और वैक्सीन की कमी के बारे में जानकारी लेने आई? उन्होंने कहा कि हम आशा करते हैं कि केंद्रीय टीम हाथरस सामूहिक दुष्कर्म के मामले और दिल्ली उत्तर प्रदेश में हुई हिंसा के मामले में भी इतनी तेजी दिखाती। ममता बनर्जी ने चुनाव नतीजों के बाद हिंसा में मारे गए 16 लोगों के परिवारों को 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। 5 राज्यों में चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। आज लगातार चौथे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। आज राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल 102 रुपए के भी पार चला गया है और वहीं मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 102 रुपए से 14 पैसे पीछे है, जबकि महाराष्ट्र के परभनी में ये 99.95 रुपए प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। इस साल ये दूसरा मौका है जब देश के कुछ हिस्सों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर से ऊपर निकल गया। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग दोगुना हो जाता है। अगर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों का वैट हटा दे तो डीजल और पेट्रोल का रेट लगभग 27 रुपए लीटर रहता। लेकिन चाहे केंद्र हो या फिर राज्य सरकार, दोनों किसी भी कीमत पर टैक्स नहीं हटा सकती, क्योंकि राजस्व का एक बड़ा हिस्सा यहीं से आता है। इस पैसे से विकास होता है। पेट्रोल का दाम बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, ऊपर से कोरोना काल चल रहा है और महंगाई में इतना महंगा पेट्रोल और ऊपर से घर के सब कुछ महंगा होता जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं सरकार? इस महंगाई में इतने दाम बढ़ गए हैं पेट्रोल के, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, बताओ क्या करें। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा सरकार करना क्या चाह रही है। एक तरफ पेट्रोल का दाम बढ़ता जा रहा है और एक तरफ बीमारी कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही है। लोग बहुत परेशान हैं, सरकार को कुछ करना। हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ पश्चिम बंगाल के उल्टाडांगा में एफआईआर दर्ज की गई है और यह एफआईआर टीएमसी नेता रिजू दत्ता ने दर्ज कराई है। उन्होंने कंगना पर राज्य में दंगे भड़काने की कोशिश का आरोप लगाया है। इस शिकायत में दत्ता ने कहा है कि कंगना ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की छवि खराब करने की कोशिश की। कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक नहीं बल्कि कई आपत्तिजनक पोस्ट किए। दत्ता ने पुलिस स्टेशन में उन तस्वीरों के स्क्रीनशॉट जमा कराए जिसमें कंगना के पोस्ट हैं। दरअसल पिछले दिनों बंगाल हिंसा पर किए गए आपत्तिजनक ट्वीट्स की वजह से उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड किया जा चुका है। तो अभिनेत्री ने पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद हुई कथित हिंसा पर टिप्पणी की थी। इतना ही नहीं, अपने एक ट्वीट में उन्होंने ममता बनर्जी को खून की प्यासी राक्षसी ताड़का बता दिया था। उधर महाराष्ट्र में लगातार कोरोना का कहर जारी है। नए संक्रमितों के आंकड़े से मुंबई को राहत तो मिल रही है, लेकिन अभी भी मौत का जो आंकड़ा जारी है उसने सरकार की नींद को उड़ा रखा है। अब ऐसे में कोरोना की चेन तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया हुआ है ताकि लोग घर से बाहर ना निकले।
लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी नकली कोरोना रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं तो कभी नकली ई पास बनाकर महाराष्ट्र में घुस रहे हैं। अब ऐसे में मुंबई पुलिस ने नकली ई पास बनाने वाले एक गिरोह का खुलासा किया है जो नकली ई पास बनाकर लोगों को देता था। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। आपको ये भी बता दें कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने फेसबुक के जरिए ई पास का ऐड दिया और वो 1000 रुपए के लालच में नकली ई पास बनाकर देता था। देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोरोना का जैसी महामारी रोकने के लिए लॉकडाउन घोषित किया है और नागरिकों की सुविधा के लिए उनको राज्य से बाहर जाने के लिए, राज्य में अन्य जिलों में जाने के लिए ई पास का सुविधा प्राप्त किया, व्यवस्था किया है। इसमें नागरिकों को जो गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट बनाई है उसमें जाकर ई पास का अर्जी करना पड़ता है और हमारी जो परिमंडल 12 की जो टीम है, पुलिस निरीक्षक तड़ाके साहब और उनकी टीम जो उनकी पड़ताल करती है और उसका मंजूर और नामंजूर किया जाता है वो अर्जी। ऐसे ही एक कंप्लेंट हमारे पास आई थी, उसका हमने तहकीकात किया वो अर्जी का, तो वो पास हमको फर्जी नज़र आया। तो हमने चुनाभट्टी से एक शख्स था वैभव दाबेकर, उसको अरेस्ट किया। तड़ाके साहब ने उनका सब इंक्वायरी किया तो उनको समझ में आया कि इसने सोलापुर में जो एक बंदा है उसके साथ संगनमत करके लोगों को फर्जी ई पास बना के देता था। उसके लिए हर अर्जी के पीछे वो 1000 रुपये लेता था। तो ये सब मामला सामने आने के बाद परिमंडल 12 ऑफिस कार्यालय ने उसमें इंक्वायरी करके गुना दाखिल किया है चीटिंग और फॉर्जरी का, और दहिसर पुलिस स्टेशन आगे की। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। 45 साल ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित में जारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स, टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं ANB न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। देश की मौजूदा कोविड-19 महामारी की स्थिति के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को कहा कि प्रणाली विफल नहीं हुई है क्योंकि भारत के पास कई ताकत और संसाधन है। सोनिया गांधी ने वर्चुअल कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में कहा कि मोदी सरकार उन संसाधनों को रचनात्मक रूप से प्रसारित करने में विफल रही है। 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में आए चुनावों के परिणामों पर सोनिया गांधी ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति चुनाव परिणाम का विश्लेषण करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। कोरोना की ताजा स्थिति पर सोनिया गांधी ने पार्टी लोकसभा सांसदों से बातचीत की। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी विपक्ष द्वारा कोरोना की स्थिति को लेकर कई बैठक आयोजित की जा चुकी हैं। पार्टी की तरफ से कई बार भारत सरकार पर कोरोना की स्थिति नियंत्रित न कर पाने का भी आरोप लगाया जा चुका है। पार्टी नेता राहुल गांधी की तरफ से भी कहा गया, सोशल मीडिया पर कई बार कोरोना को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भारत का साथ देने वैश्विक समुदाय आया है। मेडिकल सप्लाई की कमी के बीच अमेरिका, ब्रिटेन, इटली समेत कई देशों ने भारत तक मदद पहुंचाई है।
और अब तक दुनिया के कम से कम 14 देशों ने एयरक्राफ्ट और जहाजों के जरिए सामान भेजना शुरू कर दिया है। वहीं भारत में भी इन सप्लाई को सरकारी अस्पतालों तक पहुंचाने का काम लगातार जारी है। रिपोर्ट्स बताती है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बताई गई जरूरत के अनुसार सप्लाई भेजी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका से लेकर रूस, इटली से लेकर थाईलैंड, जर्मनी से आयरलैंड और फ्रांस जैसे देश ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगातार भेज रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण कर रहे हैं, कुछ वेंटिलेटर्स भेज रहे हैं। साथ ही कुछ देशों ने रैपिड टेस्टिंग और अन्य जरूरी दवाएं भी भेजनी शुरू कर दी हैं। इतना ही नहीं, इटली और फ्रांस के मामले में तो दूतावास के अधिकारी और टेक्निकल टीम मौके पर मौजूद रहकर ऑक्सीजन प्लांट तैयार करने में स्थानीय अस्पताल की मदद कर रही है। अमेरिका से आए पल्स ऑक्सीमीटर सफदरजंग अस्पताल भेजे गए। In respect of providing ventilators, oxygen cylinders, BiPAP machines, oxygen concentrators, pulse oximeters, PPE kits, N95 masks, and drugs, antiviral drugs, and other drugs from all over the world with their great generosity, and that too in a short span of time. The countries from where we have received these aids are Germany, France, United Kingdom, United States of America, Ireland, Abu Dhabi, Kuwait, Russia and तो कोरोना टीकाकरण में किसी तरह की रुकावट ना आए, इसके लिए यूपी सरकार 4 करोड़ डोज वैक्सीन खरीदेगी। इसके लिए ग्लोबल ई टेंडर भी जारी किया गया है, जो कि 7 मई से डाउनलोड किया जा सकेगा। इसके अलावा वैक्सीन निर्माताओं को 20 करोड़ रुपए एडवांस दिया गया है, जिससे 1 करोड़ डोज वैक्सीन अगले सप्ताह तक प्रदेश में उपलब्ध हो जाएगी। दरअसल कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच बड़ी संख्या में लोग जिलों में टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीन लगवा रहे हैं। और वहीं यूपी में 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है, जिसमें 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण लगातार किया जा रहा है। इस अभियान में वैक्सीन की कमी ना हो, इसलिए अतिरिक्त डोज की व्यवस्था सरकार लगातार कर रही है। यूपी सरकार 4 करोड़ डोज वैक्सीन खरीदेगी, ये बड़ी जानकारी यहां पर मिल पा रही है। दवा कंपनी को इसके लिए 20 करोड़ रुपए एडवांस में दिए भी जा चुके हैं। तो आपको यहां पर जानकारी दे दें, कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच बड़ी संख्या में लोग जिलों में टीकाकरण केंद्र पर पहुंचकर वैक्सीन लगा रहे हैं। और अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो 1 मई से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण जो है शुरू भी हो चुका है और इसमें 18 से 44 वर्ष के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना ड्यूटी कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी की तरफ से एक तरफ फ्रंट लाइन में कार्य कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर पैरामेडिकल स्टाफ को मानदेय पर नियुक्त किया जा रहा है। की ओर से कोविड ड्यूटी कर रहे चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को मूल वेतन पर 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इन दोनों प्रस्तावों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस बाबत आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर कोविड अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मियों को चाहे वह नियमित रूप से नियुक्त हो या फिर आउटसोर्सिंग के आधार पर उन्हें वर्तमान में दिए जा रहे मूल वेतन या फिर मानदेय पर 25% अतिरिक्त प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। कोविड अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार एमबीबीएस इंटर्न और एमएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं, बीएससी नर्सिंग छात्र छात्राओं, एमबीबीएस अंतिम वर्ष और जीएनएम छात्र छात्राओं को भी दैनिक मानदेय पर तैनात किया जाएगा। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
अफसर पर रविराजपुर। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दिल्ली के कई इलाकों में 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है। राजधानी में 1 मई को सांकेतिक रूप से 18 प्लस वालों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। सरकार ने लोगों को सलाह दी है कि पहले रजिस्ट्रेशन करें और रजिस्ट्रेशन के आधार पर मिले अपॉइंटमेंट पर वैक्सीनेशन सेंटर जाएं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार 300 स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। और आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमें जैसे जैसे और वैक्सीन मिलेगी हम इसे बढ़ाते जाएंगे। वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे एक व्यक्ति ने कहा कि मैं इंतजार कर रहा था कि 18 से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो। आज वो दिन आ गया है, वैक्सीन लगवाने आया हूं और मैं बहुत उत्साहित हूं। मेरा नाम तरुण तंवर है। आज मेरी फर्स्ट डोज थी BL कपूर हॉस्पिटल में। ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे वेट करने के बाद कोविशील्ड की फर्स्ट डोज मुझे आज लग गई है। अब सेकंड डोज के लिए 6 वीक्स के बाद बुलाया है, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। प्रिकॉशन देने के लिए बोला डॉक्टर्स ने या कोई इमरजेंसी? प्रिकॉशन सर यही है कि मास्क अभी पहनना है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोविशील्ड लग गई तो आप वैक्सीन के बाद आप इम्यून हो गए हो। दे आर सेइंग कि आप प्रॉपर जो प्रिकॉशन ले रहे थे, हैंड सैनिटाइज करो, हैंड वॉश करो एंड मास्क डबल वेयर करो, बिकॉज जो सेकंड वेरिएंट निकला है ये काफी इन्फेक्टिव है। 15 टाइम्स ज्यादा इसकी स्पीड है इन्फेक्ट करने की पीपल्स को। स्टिल दे आर सेइंग आप घर पे रहें, सेफ रहें, जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले और मास्क पहन के निकले। अगली डोज कब लगने वाली है? सर मुझे 6 वीक्स के बाद का है। टाइमिंग जो है वो 4 वीक से 8 वीक के बीच में कभी भी हो सकती है, बट फॉर बेस्ट इम्यूनिटी दे आर सेइंग कि 6 वीक्स के बाद लगा पड़ेगा ना कोविशील्ड की सेकंड डोज। इन केस ऑफ कोवैक्सीन दे आर सेइंग 4 वीक्स, बट कोविशील्ड के लिए 6 वीक्स कह रहे हैं सर। वैक्सीन लगाने के बाद आपके अंदर कोई चेंजेस वगैरह मतलब किसी तरह? नहीं सर, कुछ भी नहीं, फिट एंड फाइन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और कोरोना महामारी से बचने के लिए कुछ सुझाव दिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से देश में सभी को तेजी से वैक्सीन देने का सुझाव दिया। पत्र में राहुल गांधी ने आशंका जताई कि देश में कोरोना वायरस का डबल और ट्रिपल म्यूटेंट अभी सिर्फ शुरुआत भर है। और राहुल गांधी ने कहा कि भारत की परिस्थितियों की वजह से वायरस ने खुद को ज्यादा खतरनाक बना लिया है। अपने सुझावों में राहुल गांधी ने पीएम मोदी को वायरस को वैज्ञानिक तरीके से ट्रैक करने, वायरस के खिलाफ सभी वैक्सीन की क्षमता का जायजा लेने, देश के सभी लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन देने और वायरस के बारे में सारी जानकारी को पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराने के लिए कहा है। राहुल गांधी ने कहा है कि वायरस के अनियंत्रित संक्रमण का असर न सिर्फ देश पर होगा बल्कि पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए देश में लॉकडाउन जरूरी हो गया है। और इसी बीच इस बार आ रही बड़ी खबर से तमाम दर्शकों को रूबरू करवा दें। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन संकट के बीच बड़ी रेट की जानकारी मिल पा रही है। 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बरामद किए गए हैं। तो यह बड़ी जानकारी दिल्ली से इस वक्त मिल पा रही है। तमाम दर्शकों को यहां पर जानकारी दे दे, खान मार्केट में रेट के बाद यह बरामदगी की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार वैक्सीन को लेकर भी हंगामा मचा हुआ है। वैक्सीन को लेकर भी कालाबाजारी लगातार सामने आ रही है। कल 410 ऑक्सीजन
बरामद हुई। आपको बता दें खान मार्केट का ये पूरा मामला है जहां पर रेड हुई है और रेड के बाद इसको बरामद किया गया है। लगातार प्रशासन भी इसको लेकर जागरूक हो रहा है। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट के बीच में बड़ी रेड सामने आई है। ऑक्सीजन का संकट पहले से ही वहां पर लगातार बना हुआ है। ऑक्सीजन की वजह से लगातार मरीजों की मौत होती जा रही है। जो परिजन हैं वो अस्पतालों के बाहर रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ऑक्सीजन की कालाबाजारी है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और ना ही रेमडेसिविर की कालाबाजारी थमने का नाम ले रही है। वैक्सीन की लगातार किल्लत देश की राजधानी में देखने को मिल रही है। ना तो वैक्सीन मिल पा रही है, ना ही इंजेक्शन मिल पा रहे हैं और ऑक्सीजन की वजह से लगातार लोगों की मौत होती चली जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को चाहिए थी उतनी दे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। अस्पतालों में लगातार मरीजों की मौत होती जा रही है। बिल्कुल, तो राजधानी दिल्ली में लगातार ऑक्सीजन की जो किल्लत है उसका सामना करना पड़ रहा है। अस्पतालों में मरीजों की जान बचाने के लिए लगातार डॉक्टर्स अस्पताल जहां पर लगे हुए हैं और इस बीच में ये ऐसी बड़ी खबर जानकारी मिल पा रही है कि खान मार्केट में रेड के बाद बरामदगी की गई है। टाउन हॉल रेस्टोरेंट में पुलिस ने यह छापा मारा है। यह बड़ी जानकारी मिल पा रही है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर भर्ती मरीजों के जो स्वजन है वो लगातार परेशान नजर आ रहे हैं और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल पा रही है। खान मार्केट में छापेमारी की गई है। रेड के बाद यह बरामदगी की जानकारी मिल पा रही है। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, ऑक्सीजन संकट के बीच में बड़ी रेड पड़ी है। 500 से ज्यादा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बरामद किए गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। आप देखते रहिए ANB न्यूज। कोविड-19 टीकाकरण सुरक्षित है। पंजाब विच हफ्ते दे सारे दिनां दौरान करवाया जा सकता है कोविड टीकाकरण। टीका लगवाउण वेले आधार कार्ड सने कोई भी योग शिनाख्ती कार्ड दिखाया जा सकता है। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार वालों जनहित विच जारी।